हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांत एकेडमी विद मी विवेक खेवाल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी की सीरीज कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। और उस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए अब पहुंच गए हैं 10th क्लास के चैप्टर 3 पे। इसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। उससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कि मुझे ऐसा विश्वास है कि आप रिवाइज कर रहे होंगे। जो 9th में हमने पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज आपने की होगी, बट कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स वगैरह नहीं आ रहे, तो इससे मुझे भी एक डाउट है कि आप किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस ये है कि चाहे एग्जाम किसी भी इंटेंसिटी का हो, छोटा हो या बड़ा हो, बट एनसीईआरटी हमेशा ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करती ही है। और ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस होते हैं, और आंसर भी एनसीईआरटी के जो आंसर है, जो जो आप एनसीईआरटी बेस पे जो आंसर दोगे वो ऑथेंटिकेटिंग भी है, लेजिटिमेसी है उनकी, और आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना केवल जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, बल्कि जो ऑलरेडी प्रिपरेशन के मोड में है, ऑलरेडी जो आप एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स, 10th क्लास की इकोनॉमिक्स वो भी इंपॉर्टेंट है। 11th 12th की तो है ही। साथ ही साथ जिस तरीके से हम कवर कर रहे हैं उसको एक समराइज वे में भी मैं प्रोड्यूस करूंगा, उसको आपको सामने लेके आऊंगा। जैसे अभी 9th की क्लास की हम समराइज वे में आ चुके हैं, और 10th क्लास की भी इसके बाद लेके आएंगे। तो उस समरी को भी ध्यान से पढ़ें ताकि आपका रिवीजन बार बार होता रहे। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार अगर आप यहाँ से एनसीईआरटी कवर करेंगे तो दोबारा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक है, अभी हम बिल्कुल डीप नहीं जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। 11th 12th में और डीप पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है हमारा मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो उसके उसके उस टॉपिक को हम कवर करते हुए कई सारे सब टॉपिक्स जो इसमें है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मनी, मुद्रा क्या है, मुद्रा के फॉर्म्स कैसे हैं, क्यों मुद्रा का चलन हुआ, पहले क्या था, बार्टर सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मनी है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट का सिस्टम किस तरह ऑर्गेनाइज होता है, आरबीआई किस तरह क्रेडिट को कंट्रोल करती है, बैंक हमारे किस तरह क्रेडिट को फ्लो कराते हैं, और क्रेडिट कितने प्रकार के हैं, जैसे इनफॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट, ये सब क्या हेल्प है इनकी आम जनता के लिए, बैंकिंग सिस्टम का क्या महत्व है आम जनता के लिए, उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, उदाहरण के थ्रू पढ़ेंगे। और आई होप कि आपको समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब टॉपिक, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में मनी का एक मीडियम के तौर पे, माध्यम के तौर पे क्या रोल है वो पढ़ेंगे, मुद्रा का। तो स्टार्ट करते हैं। The use of money spans a very large part of our everyday life। प्रत्येक दिन की जो लाइफ है हमारी, प्रतिदिन जो चल रही है, उसमें मनी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there might not be any actual transaction of money taking place now, but a promise to pay money later। ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप डेली रोजमर्रा लाइफ में कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी आप अगर ट्रेडर है तो कुछ भी बेचते हैं, तो मनी उसका एक माध्यम है। मनी के थ्रू वो खरीदी या बेची जाती है। और ना केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज भी। सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, गुड्स की चाहे वो दूध हो, चाहे आपकी सब्जियां हो, फल सब्जियां जो डेली यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जिसका पेमेंट आपको बाद में करना है वो, या फिर सर्विसेज के बारे में अगर बात करें, सर्विसेज जैसे आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप स्कूल में जाते हैं उसकी फीस पेमेंट करते हैं उसकी। अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को उसकी कंसल्टेंट फीस देनी पड़ती है। तो ये सब सर्विसेज का पार्ट है, जो मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज भी पढ़ी थी हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। उन सभी एक्टिविटीज को एक अच्छे वे में चलाने के लिए हमें मनी की इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए ये क्या कहना चाहते हैं कि डेली लाइफ में आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी खरीदते हो, बेचते हो, एनीथिंग, चाहे वो अभी आप पेमेंट करें, चाहे वो लेटर ऑन आप पेमेंट करें। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस, क्योंकि कभी कभी हम मनी बाद में देने का भी वादा करते हैं। जैसे कि दूध का हिसाब, आपके पानी का हिसाब, वो सब बाद में देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम बाद में देते हैं, ये सब चीज। Have you ever wondered why transactions are made in money? कि मुद्रा के तौर पे ही ट्रांजैक्शन क्यों होता है, लेन देन जो है, वो का विनिमय जो है वो मुद्रा से ही क्यों होता है? द रीजन इज सिंपल। एक सिंपल रीजन है उसके पीछे। क्या? क्योंकि आपको एक माध्यम चाहिए
किसी भी चीज को लेने देने के लिए अगर आप किससे कोई चीज खरीदते हैं तो उसको भी तो कुछ चाहिए उसके रिटर्न में, तो मनी है वो। उससे पहले क्या होता था वो भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से एक्सचेंज होता था। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो किसी कमोडिटी या सर्विस के लिए इजिली उसे एक्सचेंज कर सकता है, दैट ही और सी माइट वांट, जो भी उसको आवश्यकता होगी। दैट दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दे वांट। जो भी उनको चीज, जो भी वस्तु की या किसी सर्विस की सेवा की अगर उन्हें जरूरत है तो उसके एक्सचेंज में क्या करेंगे, पैसा वो देंगे। मनी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक द केस ऑफ ए शू मेकर। एक शू मेकर का एग्जांपल ले लेते हैं। ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय व्हीट। उसको जूता बेचना है और क्या खरीदना है, गेहूं खरीदना है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी, देन एक्सचेंज द मनी फॉर व्हीट। इजी है कि पहले वो अपना जूता बेचेगा, पैसे लेगा, और फिर उसको व्हीट चाहिए, गेहूं चाहिए, तो गेहूं को जिससे भी खरीदेगा उसको पैसे देगा और उससे गेहूं खरीद लेगा। इस ट्रांजैक्शन को, इस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज को इजी करने के लिए एक माध्यम है मनी। मनी इज अ मीडियम। इमेजिन इमेजिन करते हैं, एक एग्जांपल और इन्होंने दिया है। इमेजिन हाउ मोर डिफिकल्ट, कितना मुश्किल होता, जैसे कि क्यों होता, इफ शू मेकर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट। क्योंकि शू मेकर को तो अनाज चाहिए और उसके बदले उसको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, तो उसके बदले उसको क्या देना, जूते। तो अब अगर मनी ना होता तो क्या होता वो देखते हैं। विदाउट द यूज ऑफ मनी, अगर उसको अपने जूते को एक्सचेंज करना होता गेहूं के साथ तो कैसे करता। ही वुड हैव टू लुक फॉर ए व्हीट ग्रोइंग फार्मर। कोई जो गेहूं उगाता है उस किसान को ढूंढेगा। who not only wants to sell wheat but also want to buy shoes in exchange। और कैसा किसान होना चाहिए, जो ना केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि जूते खरीदना भी चाहता हो, क्योंकि एक्सचेंज में गेहूं के बदले जूते मिलेंगे। इन एक्सचेंज, दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री। और दोनों ही पार्टी को एग्री भी होना पड़ेगा कि हाँ, हम एक दूसरे की जो कमोडिटीज है वो एक्सचेंज करेंगे, जूते के बदले गेहूं लेंगे। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ से आपको चाहिए, मतलब दोनों पार्टी है, एक पार्टी ए को चाहिए जूते और पार्टी बी को चाहिए गेहूं। दोनों एग्री होने चाहिए कि मैं गेहूं के बदले जूते लेना चाहता हूं और गेहूं वाला वो जूते वाला जूते के बदले गेहूं लेना चाहता। तो इसको बोलता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट अदर विशेस टू बाय। जो एक व्यक्ति बेचना चाहता हो दूसरा उसको खरीदना भी चाहता हो, ये इसकी कंडीशन है। इन अ बार्टर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कि जब आप कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटीज लेते हैं, पहले के जमाने में जब मनी एक एक्सचेंज के तौर पर हमारे पास नहीं था, तब क्या होता था, बार्टर सिस्टम एक एग्जिस्ट करता था, जिसको बोलते हैं कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तब मनी का यूज नहीं होता था। एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर। अब फॉर एग्जांपल, आपके लिए क्वेश्चन पुट अप हो किसी भी एग्जाम में कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स किसका फीचर है, तो आप सीधे उसका आंसर लगाएंगे कि ये बार्टर सिस्टम का फीचर है। क्यों? क्योंकि दोनों व्यक्तियों को जो खरीद रहे हैं, एक खरीदने वाला कमोडिटी, किसी को जूते चाहिए किसी को गेहूं चाहिए, तो दोनों को एक दूसरे के प्रति एग्री होना पड़ेगा कि हाँ मैं जूते के बदले गेहूं लूंगा, और दूसरे को कि गेहूं के बदले जूते लूंगा। In contrast, in any economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of bonds। अब अगर मनी का यूज हो तो वो क्या कर देती है, मनी के यूज से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड है वो उसको खारिज कर देती है, इलिमिनेट कर देती है। किसकी नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अगर किसी के पास मनी है, किसी इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में अगर मनी का यूज है तो वो इस चीज को नेग्लेक्ट कर देती है। It is no longer necessary for shoemaker to look for a farmer who will buy his shoes। अब जो शू मेकर है, जो जूते बनाता है, जूते बनाने वाले को अब ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि किसको जूते चाहिए। अब वो क्या करेगा, उस जूते को बेच देगा, पैसे के बदले पैसे ले लेगा, और अब पैसे के बदले वो गेहूं खरीद लेगा। तो मनी एक तौर पे एक इंटरफेस हुआ किसके बीच में, एक शू मेकर है समझ लो, उसके बीच में क्या है, मनी, और एक है व्हीट ओनर, व्हीट प्रोड्यूसर, फार्मर हो सकता है वो, या कोई ट्रेडर भी हो सकता है। अब शू मेकर ने मनी लिया और किसी पर्सन ए को
वो जूते बेच दिए। अगेन अब उसके पास मनी है, तो शू मेकर ने मनी ले जाके दे दिया व्हीट ओनर को, पैसे दे दिए। और व्हीट किससे ले लिया? शू मेकर के पास अब क्या आ गया? गेहूं। तो शू मेकर को गेहूं चाहिए थे, उसको गेहूं मिल गया। व्हीट ओनर को पैसे चाहिए थे, उसको पैसे मिल गए। और एक पर्सन ए है, उसको जूते चाहिए थे, उसको जूते मिल गए। फॉर एग्जाम्पल व्हीट ओनर भी कुछ खरीदना चाहता है, जैसे कि उसको चाहिए फर्टिलाइजर चाहिए अपने लिए, तो फर्टिलाइजर की कोई शॉप है, अब वो क्या करेगा? फर्टिलाइजर की शॉप पे जाएगा और पैसे देगा, जो मनी उसके पास शू मेकर ने दिया, और क्या खरीद लेगा? फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से मनी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कॉमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसीलिए मनी की इंपॉर्टेंस है। जो मुद्रा है वो इसीलिए चाहिए ताकि एक एक्सचेंज ऑफ मीडियम हमें मिल सके। जब वो नहीं था तो क्या था? बार्टर सिस्टम था। और बार्टर सिस्टम की एसेंशियल फीचर क्या थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टी को जरूरत होनी चाहिए एक दूसरे की वस्तु की, तभी एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट हो पाएगा कि हाँ, जूते वाला गेहूं खरीदना चाहता है और गेहूं वाला जूते खरीदना चाहता है। ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज। तो अब जूते मेकर को गेहूं वाले को देखने की जरूरत नहीं है, बस शू जिसको खरीदना है उसको देखने की जरूरत है। जैसे ही उसको शू के बदले मनी मिला, और मनी से वो क्या खरीद सकता है? मुद्रा से क्या खरीद सकता है? वो गेहूं खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हो गया मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब आप देख पा रहे हैं इसमें पिक्चर में, जैसे पहले के जो जमाने के जो जब स्टार्ट हुआ था मनी का एक्सचेंज एज ए मनी एज ए मीडियम, जब शुरुआत हुई थी तो कैसे कॉइन हुआ करते थे? जैसे पंच मार्क कॉइन है, 2500 ईयर्स ओल्ड, 2500 साल पहले का। गुप्ता कॉइन है हमारे पास यहाँ पे, तुगलक का कॉइन है। और ये गोल्ड मोहर है, सोने की मोहर है, अकबर के टाइम की, अकबर राइट्स। ये हमारा मॉडर्न कॉइन है, आप देख सकते हैं, जो इंडियन रुपीज है, जिसको आरबीआई वगैरह, आरबीआई जो है उसको वो करती है संचालन। अब पढ़ेंगे, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। ये क्या है? मीडियम। मीडियम है किसका? ट्रांजेक्शन के लिए। जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए एक मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज अ मनी। जब तक मनी जो है, मुद्रा चलन में नहीं आई थी, तब तक वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे जो मनी के एक्सचेंज में अदला बदला होते थे। जैसे अगर हम वेरी अर्ली एज की बात करें, बहुत पुराने टाइम की, इंडियंस क्या करते थे? गेहूं या कैटल को मनी की तरह यूज करते थे, मुद्रा की तरह। किस तरीके से? जैसे क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, गेहूं की खेती करते, गेहूं उगाते थे, तो गेहूं ही उनके लिए मनी का काम करती थी। अगर उनको कुछ भी खरीदना है तो उसके एक्सचेंज में वो गेहूं दे देते थे। जैसे किसी कुम्हार से उनको घड़ा खरीदना है, कुम्हार को चाहिए गेहूं, क्योंकि कुम्हार तो गेहूं उगाता नहीं, तो उसको गेहूं दे दिया, और एक पोटर से जो कुछ भी कुम्हार से घड़ा वगैरह वो ले लिया। इसी तरह कुम्हार भी करता था। अगर कुम्हार को कुछ और चीज खरीदनी है, जैसे कोई घड़े के अलावा कुछ और खरीदना है, और सामने वाला घड़ा नहीं चाहिए, गेहूं तो सब गेहूं तो सबको चाहिए, तो वो भी गेहूं को उस एक एक्सचेंज के तौर पे यूज करता था। सेम चीज कैटल के साथ थी। गाय, गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो गाय को भी एक मनी की तरह यूज किया जाता था उस टाइम पे। कैटल्स वगैरह को मनी की तरह यूज किया जाता था कि इन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग वी हैव द काउ टू गिव देम बैक। ट्रांजेक्शन के लिए हमें काउ है हमारे पास, और उसको वो दे दो पुराने टाइम में। फिर उसके बाद क्या आया? देयर आफ्टर मेटेलिक कॉइन्स आए। मेटेलिक कॉइन्स में क्या था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स। अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू लास्ट सेंचुरी, जो आखिरी शताब्दी तक भी ऐसा चला, मतलब कि 18वीं-19वीं शताब्दी तक ऐसा चलता रहा। अब आती है करेंसी। करेंसी एक प्रकार की मुद्रा है। करेंसी किस तरीके से काम करती है वो भी देखेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। करेंसी में क्या क्या आता है आपका? जो मॉडर्न फॉर्म्स है, आधुनिक जो मुद्रा का जो आधुनिक रूप है, उसको हम करेंसी बोलते हैं। तो वो किस तरीके से काम करती है? पेपर नोट्स है उसके पास, कॉइन्स है उसके पास, तो या तो कागज के नोट या फिर कॉइन, सिक्के। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। जो आधुनिक जो मुद्रा है वो प्रीशियस मेटल से नहीं बनी होती। जनरली जिलेट वगैरह या फिर आयरन के या स्टील के, वो सब कॉइन हमारे पास यूज होते हैं, और कागज का नोट होता है हमारे पास। वो आजकल आधुनिक तौर पे मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंड अनलाइक ग्रेन्स,
एंड कैटल, अनाज और मवेशियों के अलावा पहले इनका यूज होता था। दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, अब वो किसी भी यूज में नहीं है, ग्रेन और कैटल्स वगैरह। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, अपना कोई यूज नहीं है मॉडर्न करेंसी का। जैसे पहले अगर हम कैटल करें, कैटल का क्या यूज है, दूध देते हैं। क्रेन का अगर बात करें तो क्या है, अनाज से हमें क्या मिलेगी, रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, उसका अपना भी यूज है। ना केवल उसके करेंसी के तहत अगर हम मनी के तौर पे यूज करें तो केवल मनी के तौर पे यूज नहीं, बल्कि उनका एक अपना यूज भी था। सेम चीज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के साथ है भाई। केवल सिक्के तो नहीं बनते थे, इनसे आभूषण भी बनते थे, ज्वेलरी वगैरह, कोई आर्टिफैक्ट्स भी बनते थे अलग अलग तरीके के। तो इनका कोई अपना यूज नहीं है मॉडर्न करेंसी का, ऐसा बता रहे हैं। देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज मनी ऑफ एक्सचेंज, तो मनी ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज किया जाता है, उसका एक बड़ा कारण है। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो करेंसी है वो ऑथोराइज है उस देश की सरकार के द्वारा। इसका मतलब ये है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन रुपीस का। इंडियन रुपीस थ्रू आरबीआई गवर्नमेंट क्या करती है, एक लीगल टेंडर देती है कि आप इंडियन करेंसी को इंडिया के अंदर कहीं भी आप उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरह यूज कर सकते हैं। कुछ भी उसे कमोडिटी या सर्विस आप इंडियन करेंसी से खरीद सकते हैं। तो ये एक, जैसे इंडिया का एग्जांपल दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई जिसको बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वो इशू करता है करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है उसके बिहाफ पे वो करेंसी नोट्स इशू करता है। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल, इसके अलावा आरबीआई के अलावा कोई भी इंडिविजुअल या कोई संगठन करेंसी को लागू करने के, मतलब अलाउड टू इशू करेंसी, उसको इशू करने का हकदार नहीं है। करेंसी केवल कौन इशू करेगा? आरबीआई करेगा। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसीलिए मनी को एक ऑथेंटिकेटेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम मान सकते हैं, क्योंकि उसको ऑथेंटिकेट किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, थ्रू आरबीआई। लीगल टेंडर है वो कि भारत में कोई भी अगर कमोडिटी सर्विस खरीदना चाहता है या बेचना चाहता है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इंडिया की जो करेंसी है, रुपीज जिसको बोलते हैं, वो एक्सचेंज में वो एक्सेप्ट करेगा। Moreover, the law legalize the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction. उसको आप मना नहीं कर सकते, किसी को भी आप मना नहीं कर सकते किसी ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए, अगर वो ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीज में हो रहा है इंडिया के अंदर। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज, कोई मना नहीं कर सकता इन पेमेंट इन रुपीज। पेमेंट करने के लिए भी कोई मना नहीं कर सकता और पेमेंट लेने के लिए भी कोई मना नहीं कर सकता। हेंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तहत वो वाइडली एक्सेप्टेड भी है। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट विद बैंक। हमारे पास अगर ज्यादा रुपए हो जाते हैं तो हम कहाँ करते हैं उसको जमा? कोई नकद हमारे पास अगर रुपए हैं तो वो अगर जितना उनका यूज है वो हमने यूज कर लिया, उसके बाद बचे हुए पैसे हम कहाँ जमा कर देते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं। जैसे अभी अभी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अनेकों खाते खुले, उनके अंदर उसके तहत जो गरीब लोग हैं, हमारे लास्ट माइलस्टोन पे जो लोग हैं, उनको भी बैंकिंग की सर्विस मिली। इसी वजह से वो भी अब अपनी जो सेविंग्स है वो कहाँ डिपॉजिट करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद बैंक। ये भी एक प्रकार की जो मुद्रा को होल्ड करने की एक मीडियम है। क्या? डिपॉजिट विद बैंक। बैंक के पास जो डिपॉजिट है, हमारा जो जमा राशि है वो। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। दिन प्रतिदिन की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ उनको नकद भी चाहिए, उसके अलावा जो भी पैसा बचता है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट बिगिनिंग ऑफ द मंथ। व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अपने नाम से एक खाता खुलवा के, जो लोग मंथली इनकम कमाते हैं, मंथ के एंड में उनको सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से जितना भी कैश वो यूज करना है वो रख लेते हैं और बाकी का कैश जो है वो जमा कर देते हैं कहाँ? बैंक में, अपने नाम के जो खाता उन्होंने खुलवाया हुआ है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड ऑल्सो पे अमाउंट एज अ इंटरेस्ट। उसको जब बैंक के पास हम कोई पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें क्या देता है? उसके बदले इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है उसको ऑन द डिपॉजिट, सूद जिसको बोलते हैं। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और अब वो पैसा अगर हम उसको घर में रख देंगे तो वो पैसा कोई इंटरेस्ट नहीं कमाएगा, बट जब बैंक में चला जाएगा तो वो इंटरेस्ट भी कमाएगा। कैसे कमाएगा वो भी देखेंगे हम आगे चल के।
पीपल ऑल्सो हैव प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी। अब अगर किसी को जरूरत है कैश की उसी अपनी सेविंग से निकालने के लिए, तो वो क्या उसको निकाल भी सकता है, विड्रॉ कर सकता है व्हेन दे रिक्वायर, जब भी उनको आवश्यकता है। सी द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, मांग के तौर पे, ऑन डिमांड की तरह जो काम करता है कैश। दीज डिपॉजिट्स, जैसे किसी को मांग है किसी चीज की और वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, वो डेबिट कार्ड से हो सकती है, वो चेक से हो सकती है, वो आरटीजीएस से हो सकती है, वो मोबाइल पेमेंट से हो सकती है, अलग अलग तरह की डिमांड डिपॉजिट्स है। डिमांड है हमारी जो डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकालने के काम आती है, तो डिमांड की तरह काम करता है। तो इसलिए हम बैंक डिपॉजिट को भी क्या मान सकते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट है इनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिमांड डिपॉजिट, जो भी बैंक में हमारा डिपॉजिट है उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट के बारे में। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इट इज द फैसिलिटी विच लैंड, इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी शो करता है दैट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डिमांड डिपॉजिट को भी हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे? यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स। अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो चेक से जब हम पेमेंट करते हैं तो हमने कैश तो नहीं दिया, केवल हमने एक चेक दिया अपने नाम से। वो मतलब जिसको भी चेक देना है, जिसको पेमेंट करना है, उसके नाम से चेक बनाया और अपने खाते से ट्रांजैक्शन करने की अनुमति, एक परमिशन हमने ग्रांट की कि थ्रू बैंक। उसका भी जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए अगर बी को 10,000 रुपए देना चाहता है तो उसको चेक से अगर ट्रांजैक्शन करता है, चेक से, तो क्या करेगा? वो बी के नाम से एक चेक बनाएगा अपने खाते का। अपने खाते का जो चेक है, उसका चेकबुक जो मिलती है बैंक से, बी के खाते, ए के खाते से जो चेक है वो बनेगा। और किसके लिए बनेगा? बी के लिए। तो बी क्या करेगा उस चेक से? बी उसको सीधा अपने बैंक में डिपॉजिट कर देगा। किसको? चेक को। और जैसे ही चेक का उसके खाते से, अब क्या होगा, जैसे 10,000 का चेक है तो 10,000 रुपए कहां से डिडक्ट हो जाएंगे? ए के खाते से माइनस हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे किस खाते में? बी के खाते में। ये उसका चेक का एक प्रोसीजर होता है जनरली। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद अ बैंक, जो भुगतान करता है, पेयर है, उसको बैंक में कोई खाता होगा, मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट का चेक वो बनाएगा। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग, पेपर का इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन देता है बैंक को, क्या? टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। जिसके नाम पे वो चेक इशू हुआ है उसको पेमेंट करने की एक इंस्ट्रक्शन देता है बैंक को। चेक एक इस तरीके का एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। अ शू मेकर, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं चेक का भी। अब एक शू मेकर है, एम सलीम हैज टू मेक अ पेमेंट टू ए लेदर सप्लायर एंड राइट्स अ चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। अब मोहम्मद एम सलीम को क्या चाहिए? जूते बनाने के लिए चमड़ा चाहिए, लेदर चाहिए। तो लेदर का जो सप्लायर है उसको वो क्या करेगा? चेक से पेमेंट करना चाहता है। दिस मीन्स शू मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्ट हिज बैंक टू पे दिस अमाउंट टू लेदर सप्लायर। उसने एक इंस्ट्रक्शन दी अपने बैंक को थ्रू चेक कि आप इतना पेमेंट लेदर सप्लायर को कर दो। द लेदर सप्लायर टेक दिस चेक एंड डिपॉजिट इन इट इन हिज अकाउंट। अब लेदर सप्लायर ने क्या किया? वो चेक लिया और अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अपने बैंक अकाउंट। द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन ए कपल ऑफ डेज। एक दो दिन के अंदर अंदर वो ट्रांजैक्शन हो गया। द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट विदाउट एनी पेमेंट ऑफ कैश। और इसमें किसी पेमेंट का, कैश पेमेंट का, नगदी का कोई लेन देन नहीं हुआ। इसीलिए हम अपने डिमांड डिपॉजिट को भी एक मनी के, मुद्रा के तौर पे, एक्सचेंज का मीडियम के तौर पे हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम करेंसी में ही डिपॉजिट करें या करेंसी में ही एक्सचेंज करें, नकदी में ही एक्सचेंज करें, कैश में। उसको हम चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं और ये भी एक प्रकार का मनी है, मतलब हमारे मुद्रा की तरह काम करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। दस वी सी द डिमांड डिपॉजिट शेयर्स एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। इसलिए कि मनी का जो एसेंशियल फीचर है, डिमांड डिपॉजिट भी उसका एक पार्ट है। एसेंशियल फीचर जो डिमांड डिपॉजिट है हमारा, वो भी एक पार्ट है, एसेंशियल फीचर है मनी का। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल द पेमेंट। वेट अ मिनट।
पॉसिबिलिटी टू डायरेक्ट सेटल पेमेंट विदाउट यूज ऑफ कैश। इसका मतलब क्या है कि हम डिमांड डिपॉजिट के थ्रू चेक के माध्यम से, फैसिलिटी ऑफ चेक जो है हमारा, उसके चेक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, विदाउट यूज ऑफ कैश उसको पेमेंट कर सकते हैं। सी डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट। डिमांड डिपॉजिट में मीन्स ऑफ पेमेंट की तरह यूज कर किया जाता है अलोंग विद करेंसी, करेंसी के साथ साथ दे कॉन्स्टिट्यूट मनी। तो इसलिए ये मनी कहलाते हैं, मुद्रा कहलाती है मॉडर्न मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड डिपॉजिट भी एक प्रकार की मुद्रा कहलाती है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल ऑफ बैंक प्लेज हियर। बैंक ने एक रोल प्ले किया, क्या, इंटरफेस का। जो हमारा एम सलीम है, एम सलीम से जो लेदर सप्लायर है, लेदर सप्लायर को जो चेक के माध्यम से जो पैसे ट्रांसफर हुए वो किसने किए, ए का बैंक और बी का बैंक, उनके बीच में आपस में इंटरफेस स्टेब्लिश हुआ चेक के माध्यम से। और वो क्या किया, इंस्ट्रक्ट किया कि बैंक ए से जो एम सलीम के जो अकाउंट है उसमें से पैसे डिडक्ट करके हाँ ट्रांसफर करना है लेदर सप्लायर के अकाउंट। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट्स बाय चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जो करेंसी है हमारी और जो डिपॉजिट्स हैं, जो जमा राशि है, जमा और करेंसी में एक क्लोज लिंक्ड है, आपस में एक क्लोज लिंक है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो। और अलग अलग फॉर्म है, जैसे यहाँ पे चेक कार्ड लिखा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, ये भी एक प्रकार की प्लास्टिक मनी है। इसको भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से ये यूज किए जाते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तहत। लोन एक्टिविटीज देखते हैं बैंक की, क्योंकि बैंक जब हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो वो इंटरेस्ट कैसे देगा, क्यों वो इंटरेस्ट देता है, और वो इंटरेस्ट कमाता कहां से है। वो जो इंटरेस्ट आपको पेड करेगा आपकी डिपॉजिट के लिए, वो कमाएगा कहां से, देखते हैं। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। what do the banks do with the deposit which they accept from public। अब जो डिपॉजिट हमने बैंक में जमा किया, कोई भी पैसा हमने जमा किया, उसका बैंक क्या करता है, सिंपल है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। बैंक कीप ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए कैश विद देमसेल्फ। जितना भी कैश दिन भर में आता है बैंक के पास, उसका एक छोटा मतलब एक छोटा अमाउंट बैंक अपने पास रखता है, बाकी का क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15%। ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि 15% तक वो कैश अपने पास होल्ड कर सकता है। किसके लिए, जो दिन हर एक दिन जो अलग अलग डिपॉजिट की डिमांड आती है उनके लिए। समझो 100 लोगों ने पैसे जमा किए किसी बैंक में, 100 लोगों ने पैसे जमा कर रखे, तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से 15 लोग आ जाएं एक दिन में पैसे लेने के लिए, अपनी डिपॉजिट डिमांड करने के लिए। या फिर समझ लो किसी बैंक में 1 लाख रुपए का टोटल डिपॉजिट है, तो उसमें से क्या करेगा, 15% जो है 15,000 के लगभग वो किसके लिए रख लेगा, जो डिमांड डिपॉजिट वाले जो लोग, डिमांड डिपॉजिट मतलब जिनका डिपॉजिट है, उसकी डिमांड अगर आती है कि मुझे आज कैश चाहिए, 15,000 कैश चाहिए, 10,000 कैश चाहिए, तो वो बैंक उसको प्रोवाइड कर देगा। बाकी के पैसे का वो क्या करेगा, देखते हैं। बाकी के पैसे का दिस इज केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। ये किसके लिए रखा जाता है, जो डिपॉजिटर्स है, जमा करता है, उनके लिए, कि वो किसी भी दिन आए, अगर कैश चाहिए उनको तो वो मिल सके। सिंस ऑन अ पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर्स कम टू विथड्रॉ कैश। अब सबके सब डिपॉजिटर्स तो एक दिन नहीं आएंगे, एक दिन में कुछ ही डिपॉजिटर्स हैं जो आएंगे जिनको चाहिए वो कैश की रिक्वायरमेंट। द बैंक इज एबल टू मैनेज दिस कैश। बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। अब जो मेजर पोर्शन है डिपॉजिट का, उसको क्या करेगा, वो लोन दे देगा, कर्ज जिसको हम बोलते हैं, तो उधार दे देगा, लोन दे देगा, किसमें, ब्याज की भुगतान के तौर पे, एक्सटेंडेड लोन्स। दिस देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अलग अलग जो अर्थव्यवस्था की जो अलग अलग एक्टिविटीज है उसमें, अर्थव्यवस्था में जो चल रही है, उनके लिए डिमांड है बहुत लोन की, कि किसी को कोई काम धंधा शुरू करना है, या सरकार को कुछ पैसे चाहिए, या किसी बिजनेसमैन को कुछ चाहिए, बिल्डर्स को पैसे चाहिए, तो वो कहां से लेगा, बैंक से लेगा। कौन सा पैसा है, वही जो आप लोगों ने उसमें डिपॉजिट किया। अब बैंक उससे क्या करेगा, लोन देगा, और लोन के बदले इंटरेस्ट लेगा। आपको इंटरेस्ट देगा अगर आप डिपॉजिट करते हैं, और जो लोन लेगा तो उससे इंटरेस्ट लेगा वो। We shall read more about this in following section. Bank make use of deposits to meet loan requirements of the people. In this way, bank mediate। एक बैंक क्या है, मीडिएट करता है, मध्यस्थता करता है, किसके बीच में, बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स,
अगर आपके पास सरप्लस फंड है, डिपॉजिटर्स हैं, तो आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, और अगर आपके पास आपको नीड है पैसों की, तो आप क्या करेंगे, उनको पैसे लेंगे। बोरोवर्स हैं आप, जिन्होंने पैसा लिया है। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। अब बैंक को भी तो कमाना है, बैंक के पास भी कर्मचारी है, उसको अपना खर्चा भी निकालना है, बैंक का खुद का खर्चा है वो भी निकालना है। तो क्या करता है बैंक जनरली, जो डिपॉजिटर्स हैं, जिन्होंने पैसे जमा किए, उसको भी लोन देगा, वो इंटरेस्ट देगा, और जो बोरोवर्स है उससे इंटरेस्ट लेगा। बट इसमें एक मिसमैच क्या है कि डिपॉजिटर से जो बोरोवर से जो इंटरेस्ट लेता है वो तो होता है ज्यादा, और डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देता है वो होता है कम। फॉर एग्जांपल, बोरोवर से उसने इंटरेस्ट दिया 14% और डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दिया उसने 8% किसी भी एक अमाउंट पे। तो जो बीच की जो 6% है, ये क्या है, बैंक का, ये बैंक की इनकम है, बैंक की इनकम है। और बैंक की इनकम क्या है, उसका चार्ज जो है, उसके एम्प्लॉय है उनकी सैलरी, उसको रख रखाव की सैलरी, जो वो पैसा आपका रखता है उसकी सिक्योरिटी की जो फीस है वो सब लेता है आपसे। और जो मीडिएट करने का चार्ज है बैंक का, वही है ये बीच वाला जो, इसीलिए वो बोरोवर्स से पैसा, जब जो किसी बोरोवर्स को लोन देता है तो उससे ब्याज ज्यादा लेता है, और जब किसी डिपॉजिटर से पैसा लेता है तो उसको ब्याज कम देता है। द डिफरेंस बिटवीन, ये जो डिफरेंस है, व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर, जो बोरोवर से उसने लिया, एंड व्हाट इज पेड डिपॉजिटर्स, और जो डिपॉजिटर्स को दिया, उसके बीच का जो डिफरेंस है 14 - 8, मतलब कि 6% का जो डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये बैंक की, मेन सोर्स ऑफ इनकम। वरना बैंक विदाउट एनी इनकम के ऐसा कैसे करेगा, वो उसको तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि वो उसको भी प्रॉफिट अर्न करना है, उसको भी अपना बैंक चलाना है। What do you think would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? ऐसा होता नहीं है जनरली, और अगर होता है तो समझ लो ये उस स्थिति को दर्शा रहा है जब बैंक क्राइसिस में हो, जब बैंक की जो लेजिटिमेसी है वो खतरे में हो। फॉर एग्जांपल, अभी अभी आपने सुना होगा महाराष्ट्र एंड पंजाब जो कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें एक ही दिन में सब डिपॉजिटर्स चले गए। वो क्यों, क्योंकि एक न्यूज आई कि, और सच भी थी वो, कि बैंक ने लोन देते टाइम बोरोवर्स को जो लोन दिया है वो कुछ ही बोरोवर्स को दिया, और वहां पे एक फ्रॉड हुआ, बैंकिंग फ्रॉड हुआ। तो उस फ्रॉड की वजह से बैंक क्राइसिस में चला गया, जिसकी वजह से डिपॉजिटर्स को अपने पैसे खतरे में लगे, तो इसलिए एक ही दिन में सब चले गए। उसके बारे में बताएंगे कि डिपॉजिटर्स का पैसा कैसे सिक्योर होता है, कैसे वो इंश्योर होता है, और कितने तक इंश्योर हो सकता है, कौन उसको इंश्योर करता है। अब ये एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने बताया, जैसे ये है डिपॉजिटर्स, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं समझता हूं कि आप सभी को पता होगा इस चीज के बारे में, बट जो भी बिगिनर्स हैं उनको मैं और अच्छे से समझाने के पर्पज से इसको समझाना चाहूंगा। जैसे डिपॉजिटर्स है, जो जमा करता है, उन्होंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, एक बैंक है, और उन्होंने क्या किया, जब भी उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने विड्रॉल्स किए, और जरूरत नहीं है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो उनको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अब समझ लो, ये लोग हैं बोरोवर्स, जिनको पैसा चाहिए अपने बिजनेस के लिए या किसी पर्पज के लिए, पैसा की जरूरत पड़ सकती है। इन्होंने लोन लिया बैंक से, इन्होंने क्या दिया बैंक को, इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया। अब जो इसके बीच का डिफरेंस है, बोरोवर्स ने जो इंटरेस्ट दिया वो, और डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट मिला वो, उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, बैंक की सोर्स ऑफ इनकम। वही इस बैंक की सोर्स ऑफ इनकम है। आगे चलता है। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो हमारा बैंक है वो क्रेडिट के लिए, और जो हमारे डिपॉजिटर्स है उनके लिए किस तरीके से काम वो करता है। डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट। इन सम फॉर्म और अदर। क्रेडिट मतलब अगर लोन कहें, लोन को कह सकते हैं क्रेडिट, कहते ही हैं। रेफर टू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है वो किसके बीच में, इन विच लेंडर्स सप्लाइज द बोरोवर विद मनी। जो लेंडर है, लेंडर जनरली कौन होता है, बैंक,
बैंक जो पैसे देता है, लेंडर ने क्या किया, लेंडर जो पैसा दे रहा है उसके बीच में और जो पैसा ले रहा है, लोन ले रहा है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या? लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेंडर है, कोई देने वाला है, वो क्या करेगा कि वो पैसा भी दे सकता है, कोई वस्तु दे सकता है या कोई सेवा दे सकता है, किस बेस पे कि आप उसको फ्यूचर में उसे रिटर्न करेंगे। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क थ्रू फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। दो एग्जांपल हम पढ़ेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे किस तरीके से क्रेडिट जो है, हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है, लोन का जो सिस्टम है हमारा, वो किस तरीके से वर्क करता है। फेस्टिवल सीजन, इट इज अ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मेकर सलीम, जो शू मेकर है, 2 महीने बाद एक त्योहार का महीना हो सकता है, दिवाली हो सकती है, ईद हो सकती है, हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम ए लार्ज ट्रेडर। एक बड़ा व्यापारी है, उससे उसने एक ऑर्डर रिसीव किया, कितना का? 3000 पेयर ऑफ शूज उसको बनाने हैं, ऐसा ऑर्डर उसको मिला। टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम। अब 2 महीने का टाइम है फेस्टिवल में, तो 1 महीना पहले उसको बना के देने, ताकि वो ट्रेडर जो है आगे चल के कस्टमर्स को उसको बेच सके। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स। उसको कुछ और ज्यादा मजदूरों की जरूरत है फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क, जो चिपकाने का काम और स्टिचिंग, जूतों को स्टिचिंग करने का काम है, उनके लिए उसको वर्कर चाहिए। ही हैज टू परचेज रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। टू मीट दीज एक्सपेंसेस, उन खर्चों के लिए क्या किया सलीम ने? लोन ले लिया 2 अलग अलग स्रोतों से, मतलब 2 सोर्सेज से उसने लोन ले लिया। पहला, फर्स्ट आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर। नाउ लेदर सप्लायर को उसने क्या कहा कि आप लेदर अभी सप्लाई कर दो एंड प्रोमिस टू पे हिम लेटर, और बाद में मैं आपको, जब ट्रेडर से पैसे आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। दूसरा उसने क्या किया, ही ऑब्टेन लोन इन कैश, उसने कैश में लोन लिया। कहां से? लार्ज ट्रेडर से, इन एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज। जिसने ऑर्डर उसको दिया था उससे उसने 1000 जूतों के एडवांस पेमेंट ले ली। क्या कहेंगे कि जब हमारी पूरी डिलीवरी होगी तब हम अपने पेमेंट को सेटल कर लेंगे, विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ मंथ। एट द एंड ऑफ मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, उसने ऑर्डर डिलीवर किया और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया और पैसे भी उनको रिटर्न कर दिए जो उसने लिए थे। किससे? एक तो जो लेदर सप्लायर से लिए थे, लेदर सप्लायर से उसने लेदर खरीदा था, उसके पैसे का पेमेंट कर दिया, और जो लार्ज ट्रेडर से उसने पैसे लिए थे वो भी उसने उसका सेटलमेंट कर दिया, क्योंकि उसने जितना भी उसके पास ऑर्डर था उसको फुलफिल कर दिया था। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल, 2 तरह की कैपिटल थी हमारे पास, एक वर्किंग कैपिटल थी और एक फिक्स कैपिटल थी। वर्किंग कैपिटल वो जो एक प्रोडक्शन को जारी रखने के लिए जरूरत है, और फिक्स कैपिटल वो जैसे कि मशीन, कोई टूल हमने बनाया, वो एक फिक्स कैपिटल की तरह काम करती है। तो प्रोडक्शन में जो वर्किंग कैपिटल है इसका एक अहम रोल है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के ऑनगोइंग एक्सपेंसेस थे उनको मीट करने के लिए वो जरूरी था। एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, वो प्रोडक्शन को टाइमली कंप्लीट करने के लिए वो काफी असेंशियल था। देयर बाई इंक्रीज अर्निंग, और उसकी इससे कमाई भी बढ़ी। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, जो लोन उसने को मिला था वो एक वाइटल और पॉजिटिव रोल इस सिचुएशन में अदा करता है। किस तरीके से? सपोज करो कि सलीम को ऑर्डर मिला 3000 जूतों का, 3000 जूतों के लिए सप्लायर ने बोल दिया, जो लेदर सप्लायर है, कि भाई पैसे दे तब मैं आपको सप्लाई करूंगा, और ट्रेडर ने भी बोल दिया कि जब आप मुझे जूते देंगे तब मैं आपको पैसे दूंगा। तो क्या सलीम बना पाता? 3000 जूते नहीं बना पाता। सलीम को चाहिए थी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसके लिए? जो एक्स्ट्रा उसने वर्कर जो हायर किए उनका पेमेंट के लिए, और जो लेदर उसको चाहिए था उन जूते बनाने के लिए, वो लेदर रॉ मटेरियल वो भी उसको चाहिए था। तो ये उसकी वर्किंग कैपिटल थी। उसने क्या कहा कि जब मैं 3000 जूते बेच दूंगा या बना दूंगा तब मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, लेदर जो सप्लायर था। और जो लार्ज ट्रेडर था, जो बड़ा एक व्यापारी था जो खरीदने आया था 3000 जूते, उसको कहा कि आप 1000 का पेमेंट अभी कर दो और बाकी 2000 का आप बाद में कर देना। तो इससे उसका वर्किंग कैपिटल होगा और एक तरीके से उसका जो काम धंधा चल गया, इकोनॉमी रन हुई। एक अब दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक दूसरी सिचुएशन, सपना प्रॉब्लम जो सपना की सब जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। सपना, आई स्मॉल फार्मर ग्रो ग्राउंडनट ओनर 3 एकड़ लैंड, 3 एकड़ की भूमि पर वो क्या उगाती है? मूंगफली। सी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, उसने क्या किया कि जो मनी लेंडर है, जो महाजन लोग जो होते हैं उनसे उसने उधार देते हैं पैसे,
उससे उसने पैसे लेने मतलब एक लोन ले लिया टू मीट द एक्सपेंसिव कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन जो करती है वो खेती कर रही है उसकी एक्सपेंसिव जो इनपुट उसमें डालेगी उसका एक्सपेंसिव कवर करने के लिए उसने लोन ले लिया उससे, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट, और उसकी जो उपज है उसने ऐसी उम्मीद की थी कि वो रीपे करने में, जो लोन को रीपे करने में वो कामयाब हो जाएगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट्स बाय पेस्ट, अब उसमें जो फसल थी उसमें कीड़ा लग गया, एंड क्रॉप फेल्स, और क्रॉप उसकी फेल हो गई। अब उसने तो उम्मीद की थी ग्राउंडनट अच्छी होगी, मूंगफली अच्छी पैदावार होगी तो उसके बाद वो इजीली उस लोन को रिटर्न कर देगी। तो स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, अब उसने एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड यूज करके उस क्रॉप पे छिड़काव किया, उसके लिए भी उसको पैसे चाहिए था। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, ज्यादा अंतर नहीं आया, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें आया। सी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर, जो महाजन था उसको उसे रीपे करने, मनी लेंडर जो था जो पैसे उधार जिससे लिए थे उसको रीपे करने में, उसको लौटाने में वो अनेबल हो गई, असफल हो गई। द डेट ग्रोज ओवर ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट, एक साल के अंदर वो एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उस अमाउंट पे ब्याज लग रहा था, लगातार लगातार उस पर इंटरेस्ट लगता चला गया, तो इस वजह से वो एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन, उसने फिर से एक लोन लिया कल्टीवेशन के लिए। इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस ईयर सामान्य क्रॉप हुई, बट द अर्निंग्स आर नॉट एनफ टू कवर द ओल्ड लोन, पर कमाई इतनी नहीं हुई कि जो पुराना लोन है उसको कवर कर जाए। सी कोट इन डेब्ट, और वो कर्ज में फंस गई। सी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे द डेट, अब उसको क्या करना पड़ा, अपनी एक कृषि की भूमि के एक टुकड़े को बेचना पड़ा उस लोन के लिए। ज्यादातर हमारे देश के किसानों का यही हाल है, जो छोटे किसान है, ज्यादातर छोटे किसानों का क्रॉप क्या है, वो डिपेंड करती है मौसम पे, डिपेंड करती है क्लाइमेट वेदर पे, मानसून पे डिपेंड करती है वो जगह जो क्रॉप है, क्योंकि 40% ही इरिगेटेड एग्रीबल लैंड हमारे पास है। उसके अलावा जितने भी लैंड है वो सब रेन पे डिपेंड करती है, बारिश पे डिपेंड करती है। अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो भी फसल खराब, बारिश ज्यादा हो गई तो फसल खराब। तो जो पैसा जो किसान मनी लेंडर से लेते हैं, जनरली इनफॉर्मल लोन है, ये बैंक से नहीं लिया गया, मनी लेंडर से लिया गया। मनी लेंडर उसके बदले कुछ मॉर्टगेज भी रखवाएगा, कुछ ना कुछ जमीन का टुकड़े का पेपर रखवाएगा या कुछ भी। तो वो क्या होता है कि जनरली वो अगर क्रॉप फेल हो जाती है तो कर्ज में फंसते चले जाते हैं, और यही कारण बनता है उनकी जमीन बिक जाती है। जमीन बिकने से वही एक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात, तो कई किसान उसमें सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन हमारे पास आती है। इसको निजात देने के लिए सरकार क्या करती है, वो आगे हम पढ़े। इन द रूरल एरिया मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मेन डिमांड होती है। द क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड, जो इनपुट हम उसमें डालते हैं उसका जो कॉस्ट है उसी के लिए हमें सबसे ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। जैसे कि क्या है इनपुट, जैसे कि हमारे पास सीड है, बीज, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है और रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स है, ये सब इनपुट्स हैं। इनके लिए हमें पैसा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होती है फार्मर्स को। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन फार्मर बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। 3-4 महीने का गैप होता है जब इनपुट खरीदने होते हैं और जब फसल बेचनी होती है। उन 3-4 महीनों के लिए वो लोन लेता है और उम्मीद करता है कि वो अपनी अच्छी फसल से उस लोन को पे बैक कर देगा। फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, और जनरली कटाई के बाद, बीज बोने से पहले, फसल लगाने से पहले वो क्या करता है, लोन लेता है और उम्मीद करता है कि वो हार्वेस्ट के टाइम पे, कटाई के टाइम पे उसको पे बैक कर देगा। रीपेमेंट ऑफ लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन इनकम फ्रॉम द फार्मिंग, और खेती से जो इनकम हो रही है उसी पर डिपेंड करती है उनकी इनकम, उनकी जो आय है वो उसी पर डिपेंड करती है। इन स्वप्नाज केस द फेलियर ऑफ क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल, सपना के केस में जो क्रॉप का फेलियर हुआ उसकी वजह से क्या हो, रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गई, उसे अपनी जमीन का भाग बेचना पड़ा लोन को चुकता करने के लिए। क्रेडिट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्सो, और ये एक सिचुएशन थी जब लोन, एक तरफ हम देखते हैं शूमेकर को, शूमेकर ने लोन लिया या फिर उसने क्रेडिट लिया, उससे उसकी स्थिति अच्छी हुई। बट इन अनदर केस, सपना के केस में क्या हुआ कि वो जो क्रेडिट उसने लिया, लोन लिया, उसने उसकी जिंदगी को और ज्यादा बदतर किया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी भूमि का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप, यही है जो कर्ज का जाल कह सकते हैं आप इसको। जो कर्ज के जाल में जनरली हमारे फार्मर्स डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is painful, very painful. बोरोवर जो उधार लेने वाला है उसको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ देता है, एक ऐसी दर्दनाक भयानक सिचुएशन में छोड़ देता है जहां से रिकवरी करना भी बहुत मुश्किल है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स इंक्रीज अर्निंग,
एक तरफ एक सिचुएशन थी जो शूमेकर वाली थी, उसमें क्रेडिट ने हेल्प किया, जो लोन लिया उसने हेल्प किया, कर्ज ने एक उसकी मदद की कमाई में। देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, जो उसकी स्थिति थी, सिचुएशन थी, वो और अच्छी हो गई। इन अनदर सिचुएशन, एक अन्य सिचुएशन जो स्थिति थी, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर, जो फसल का फेलियर हो गया, उसकी वजह से क्रेडिट ने क्या किया, डेट ट्रैप में स्वप्ना को धकेल दिया। टू रीपे हर लोन सी हैज टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड, उसको अपनी जमीन का टुकड़ा भी बेचना पड़ा। सी इज क्लियरली मच वर्स देन बिफोर, और अब वो पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में है। वेदर क्रेडिट to repay her loan portion of land, whether credit would be useful or not therefore depend on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। अब ये किस चीज पे डिपेंड करती है कि जो लोन है, जो लोन लिया वो यूजफुल है या नहीं है, वो है कि आपका रिस्क कैसा है। अब जो स्वप्ना का जो रिस्क था वो किस पे डिपेंड था, क्लाइमेट पे, वेदर पे, मानसून पे डिपेंड था। बट जो मनी, जो शूमेकर का जो रिस्क था वो क्या था, उसकी मेहनत पे, उसकी जो लेबर है उसके ऊपर। तो रिस्क टू रिस्क डिफर करता है कि आपका लोन कितना सिक्योर है, डिपेंड ऑन द। और साथ ही साथ अगर कुछ सपोर्ट अगर मिल जाए, अगर लॉस हो जाए तो उसमें अगर सपोर्ट मिल जाए, इंश्योरेंस वगैरह आजकल स्कीम है कि आपके लोन का भी इंश्योरेंस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आप चुका ना पाए तो उसका भी एक इंश्योरेंस है कि कुछ ऐसी त्रासदी या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से आप चुका नहीं पाए, या कोई कोरोना जैसी भयावह स्थिति, लॉकडाउन लग गया उसकी वजह से आप चुका नहीं पाए, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करेगी। तो ये सब सिचुएशन आजकल है, बट उस टाइम तो नहीं थी पुराने जमाने में। तो लैंडिंग लेते थे मनी लेंडर से, जनरली महाजनों से लेते थे, उसमें क्या करते थे, अपनी जमीन के टुकड़े गिरवी रखते थे, अपने आभूषण गिरवी रखते थे। किसान डेट ट्रैप में फंस जाता था, कर्ज के जाल में फंस जाता था और उसको पेबैक नहीं कर पाता था, तो उसके बदले महाजन लोग क्या करते थे कि उस पैसे को, उस जमीन के टुकड़े को उससे खरीद के उस लोन को सेटल करते थे, या उसको आभूषण को जो उसने रखे हैं, ज्वेलरी जो रखी है गोल्ड की, सिल्वर की, उसको भी रख लेते थे, तब सेटल करते थे। तो ये भयावह सिचुएशन थी। जब बैंक का उदय हुआ, जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ इंडिया में, तब थोड़ी सिचुएशन बदलनी शुरू हुई। और बैंक भी, अभी तक भी बैंक की जो सिस्टम है, हमारे बैंक की जो सर्विस है, वो 100% लोगों तक नहीं पहुंच पाई। कुछ लोग अभी भी बैंक के दायरे से बाहर है, जो बैंक के बाहर से लोन लेते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री करेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ होता है उसमें। अभी एक ये एक्सरसाइज वगैरह है, इनको आप पढ़िएगा, इनको करिएगा, और इससे आपके कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी हम इस चैप्टर के पार्ट ए में इतना ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले पार्ट में फिर दोबारा से मिलते हैं और बाकी का चैप्टर हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।